बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे की सीरीज़ जारी है। आज दूसरा मैच खेला जा रहा है। बट बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर आप लास्ट कोई 1 डेकेड देखें तो आपको 90% यही स्टैट्स नज़र आएंगे कि पाकिस्तान किसी भी सीरीज़ का, किसी भी इवेंट का जब स्टार्ट करता है तो पहला मैच ज़रूर हारता है। ये समझ नहीं आ रही कोई मेंटल ब्लॉक है, कोई एग्जीक्यूशन का मसला है, या क्लेमेटाइज होने में लड़कों को मसला आता है। ये काफ़ी अरसे से ऐसा होता चला जा रहा है। इवन दो कि हमने जो टेस्ट सीरीज़ जीती इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसमें भी पहला मैच हारे, फिर दोनों मैच जीते। ओडीआई सीरीज़ अभी रिसेंटली जो जीती, उसमें भी पहला मैच हारने के बाद दोनों मैच जीत के सीरीज़ अपने नाम की। बट जो पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं तो हम एक कदम आगे चलते हैं, 2 कदम पीछे आ जाते हैं। ये एक जो अनप्रडिक्टेबिलिटी की बात करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल साइड है। क्या चीज़ें इम्प्रूव होने के बावजूद भी ऐसे लगता है कि नहीं, हम उधर ही खड़े हैं। इन सारे अफेयर्स पे बात करेंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो ऑब्वियसली अभी तक चैम्पियन ट्रॉफ़ी के हवाले से है। क्या चैम्पियन ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी? अगर हाइब्रिड मॉडल की बात की जाए तो कौन से मैचेस दुबई में खेले जाएंगे? तीसरे ऑप्शन पे भी बात की जा रही है। ये सारे अफेयर्स पे बात करेंगे और कप्तानी के हवाले से बात करेंगे। जी, कहा गया कि जी वाइट बॉल में बड़ा अच्छा कप्तान मिल गया। अब वही क्रिटिक्स जो प्रेस कर रहे थे रिजवान को, अब उन पर क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो गए हैं। इन चीज़ों पे बात करेंगे। जी, हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई। वालेकुम सलाम इरफान भाई। जी, कैसे हैं नसीम भाई? ठीक ठाक है आप? बस जबरदस्त थैंक इरफान यू, भाई, थैंक बहुत यू फॉर अच्छे। ज्वाइनिंग अस जी। पाकिस्तान क्रिकेट की तरह ही है, 2-4 दिन अच्छे होते हैं, उसके बाद फिर मुश्किलात में होते हैं। ये कहते हैं ना, कंट्री की जो सिचुएशन होती है, टर्बुलेंस होती है, वो आपकी स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करती है। तो हमारा पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल आइडियल एग्जांपल बनते हैं उसकी। नसीम भाई, स्टार्ट मैं फिर ओबियसली इसी से करना चाहूँगा। अब काफ़ी टाइम से हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट एक भंवर में फंस चुकी है, अपनी रॉक बॉटम को हिट कर रही है। बट हमें लगा कि ये 2 मंथ के अंदर 2 बड़ी विक्ट्रीज हासिल की। इंग्लैंड को हराना टेस्ट सीरीज़ में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फिर ख़ास तौर पे 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से जो हमने विक्ट्री हासिल की, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाके, उसके बाद लगा कहीं ना कहीं एटलीस्ट इस फॉर्मेट के अंदर तो पाकिस्तान बड़ा अच्छा शानदार खेल रहा है। अब बट हम ट्रैवल करते हैं, वाइट वॉश पहले हो जाता है, फिर अब T20 में ऑस्ट्रेलिया से, उनकी बी साइड से 5-6 उनके नए प्लेयर थे। तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट का क्या मसला है? और ख़ास तौर पे जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि हर टूर्नामेंट का, हर सीरीज़ का पहला मैच 90% हम हारते हैं। ये क्या रीज़न है? आपको लगता है कोई मेंटल ब्लॉक है? क्या रीज़न है कि एक्लेमेटाइज नहीं हो पाते लड़के? आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस मैच की बात करूंगा जो जिम्बाब्वे का पाकिस्तान ने हारा डकवर्थ एंड लुइस मेथड पे 80 रन से। ऐसा लगा कि आकिब जावेद को बड़ा वार्म वेलकम किया है खिलाड़ियों ने। आप हम्म, मेरी बात समझिएगा। मैं समझ गया हमारे हूँ। यहाँ पर प्लेयर पावर जो है वो किसी तरह भी अपने आप को कम करने का नाम नहीं लेती है। और ये कल का वेलकम तो समझ में ही नहीं आया किस अंदाज से पाकिस्तान टीम खेलती हुई दिखाई दी। पाकिस्तान टीम का समझ में ही नहीं आता सूरत हाल। आपको याद होगा इरफान भाई, जब जी। पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज जीती ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हम 2-1 जीतने में कामयाब हुए, तो एक वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की थी, जहां ड्रेसिंग रूम के अंदर पहले अजहर महमूद ने बात की, नवेद अकरम चीमा साहब ने स्टार्ट हम्म। लिया था, फिर और लोगों ने बात की और आखिर में आके रिजवान ने बात की थी। हम्म। और खिलाड़ियों से एक लफ्ज उन्होंने कहा था, वो जुमला मेरे आज तक उनके दिमाग से मेरे नहीं निकला। उन्होंने कहा कि माजी माजी हो गया, और पहले उनके बॉलर जो है वो हमें डराते थे, अब हमारे बॉलर उन्हें डरा रहे हैं। यानी पहले ऑस्ट्रेलिया हमें डराता था, अब ऑस्ट्रेलिया को हम डरा रहे हैं, हम्म। और हम व्हाइट वॉश करेंगे T20 सीरीज में। इतनी बड़ी बड़ी बातें एकदम से अच्छी नहीं लगती कि ऑस्ट्रेलिया हमें जी, डराता था, हम उन्हें डराएंगे। डराना अगर होता है तो डराया है इंडिया ने जाके ऑस्ट्रेलिया को, बिल्कुल ऐसे कि ही। जिस अंदाज से उन्होंने फर्स्ट टेस्ट में फतह हासिल की, इसको कहते हैं डराना। आपने कौन सा डरा दिया था भाई? हम्म। आप अगर वो सीरीज जीते थे, आपके दो बॉलर्स की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को आपने 162 के ऊपर जी। और 147 के ऊपर बुक किया। फिर आपका वो ओपनिंग पेयर था कि जिसने आपको दोनों स्टैंड ऐसे दिए थे, 127 और 82 रन का, कि जिसने आसानी से वो टारगेट चेस कर लिया आपने। हम्म। वो दोनों ओपनर्स आपने फारिग कर दिए। चले, अब्दुल्ला शफीक नहीं थे, सईद अयूब होने चाहिए थे T20। आपने उनको जो है वो अगर रोक सकते थे, आप अगर जी। समझदारी का मुजाहरा करते कि पूरी नई टीम है, ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, आप कम से कम एक टॉप ऑर्डर आपका बैटर है, वो अगर फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो आप रोक लेते। और हमारे यहाँ पर नसीम भाई, मैं ऐड करता रखा चलूं है। कि साइम के ऊपर तो कहा ये जा रहा था कि T20 स्पेशलिस्ट है, ओडीआई और टेस्ट का तो कहा जा रहा था बस्ती खिलाया जा रहा है।
और जो उसका मेन फोटे था ये उसे ही बाहर कर दिया गया उसे। मैं यही बात आपको कह रहा हूँ कि हमारी सिलेक्शन कमेटी जो वो भी फैसले ऐसे कर रही है कि बस समझ ले कि तंदूर में रोटियां लगाए जाओ, खिलाए जाओ और मौके दिए जाओ। यार आप ये तो देखो कि आप अपनी लड़कों को एक या दो को मौका देते हैं, आप छह छह लड़के पांच पांच लड़के एक साथ नए नहीं खिलाते, हम्म, कोई दुनिया नहीं खिलाती है। आपने जहां पे या तो आप वो कहते हैं ना कि या तो मैं बदलूंगा ही नहीं, यही खेलेंगे 16, यही 11 होंगे, और बदलूंगा तो 5 बदल दूंगा। यार ऐसे थोड़ी होता है। हम्म, आप उठा के देखें ऑस्ट्रेलिया की जो T20 सीरीज थी, जहां से आपका मोरल डाउन होना शुरू हुआ, उसके अंदर नए लड़कों की तादाद आप उठा के देखेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे। ऐसे ही। यार इनके साथ कैसे जीता जाएगा, इनके साथ कैसे खेला जाएगा। देन आप आ जाते हैं जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में भी आपने अपनी एक मंतक रखी हुई, ये खिलाड़ी T20 के होंगे। मैं कह रहा हूं ना कि आखिर जावेद को और खिलाड़ियों को भी नहीं पता होगा, उन्होंने जितना हौश पौश ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई और T20 टीम, जिम्बाब्वे की ओडीआई और T20 टीम में बचाया। आप भी, मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा बताइएगा जरा, हम्म, T20 टीम में कौन कौन शामिल है, ऑस्ट्रेलिया की, जिम्बाब्वे की ओडीआई टीम में कौन कौन शामिल है, आप भी कंफ्यूजन का शिकार हो जी। जाएंगे। आप अपनी क्रिकेट को कंफ्यूजन का शिकार ना करें कि बस मैं एक, अगर आप फैसला, वो जो फैसला था टर्निंग पिच बनाने का, यार वो तो इंग्लैंड के खिलाड़ी भी कह रहे थे कि भाई आप टर्निंग पिच क्यों नहीं बना रहे, हम्म, सारे एशिया में टर्निंग पिच बनती है। तो आकिब जावेद ने करके कोई अनोखा काम नहीं किया था। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये जो पहला मैच खेला गया, ये एक बहुत बड़ा पैगाम था आकिब जावेद को। अच्छा। हमारे मुल्क में प्लेयर्स, कोच को या कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी क्रिकेट बोर्ड में दिखाई दे रहा होता है, उसको एक पैगाम जरूर देते हैं। हम्म, और ये पैगाम कल ही पहुंच गया आकिब जावेद को। देखिए आकिब जावेद आ, इस वक्त होल सोल अथॉरिटी दिखाई दे रहे हैं। इवन कि आकिब जावेद का ये हाल है, वो बैटिंग कंसल्टेंट शाहिद असलम को लेके जाते हैं। जी। यार शाहिद असलम अब तो सिर्फ यहाँ पे कोर्सेज कराते हैं। हम्म, शाहिद असलम या तो मैनेजर बन के जाते हैं, वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे प्लेयर्स, उनको टाइप करना तक नहीं आता कंप्यूटर के ऊपर, तो ड्राफ्ट बनाना तो बहुत दूर की बात है। जी। अब आप बैटिंग कोच की सूरत में ड्राफ्ट बनाने वाला लेकर जा रहे हैं साथ में। शाहिद असलम की सूरत में आपको चाहिए ऐसा आदमी के जो आपकी चीजें हैं वो बना के क्रिकेट बोर्ड तक भेज सके, जो आपको नहीं आता काम। हम्म, भाई आप उसके लिए कोई एक टाइपिस्ट रख के ले जाओ, जहां 25 लोग जा रहे हैं वहां 26वां चला जाएगा। आप बैटिंग कंसल्टेंट तो ऐसा रखो ना। अब शाहिद असलम की क्या, रिजवान, कितनी रिस्पेक्ट हम्म। होगी यहाँ पे, अगर इंजमाम समझाने वाला हो, यहाँ पे अगर कोई बड़ा नाम समझाने वाला हो, तो एक बात समझ में आती है। इन प्लेयर्स को कौन, क्या शाहिद असलम से समझाएगा आकिब जावेद? नहीं समझा अच्छा, सकते मैं आप इसी में भाई। थोड़े आप तमाम पहलू पे बात करना चाहूँगा। पहले मैं थोड़ा सा ना बाइफरकेशन कर लेते हैं इस टीम की सिलेक्शन के ऊपर भी और बाकी चीज़ों में भी। कप्तानी से स्टार्ट करते हैं। कप्तानी में हमें लगा कि बाबर का एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें नज़र आया, फ्लॉ नज़र आया, कि जब वो अटैक करने की ज़रूरत होती थी, 2-3 विकेट्स आपने ली, जिसे कहते हैं किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ जाना, तो बाबर टीम वो जो फील्ड होती थी उसको स्प्रेड कर देता था। दूसरी टीम सेटल होती थी, उसके बाद ओबियसली गेम आपके हाथ से निकल जाती थी। ओडीआई में सक्सेस आपको ये मिली तीनों मैचेस के अंदर, अगर आप बात करें तो रिजवान ने थोड़ा डिफरेंस क्रिएट किया, ऑल अटैक की तरफ गया। बट वो जो अटैक था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हम देख रहे हैं, ये T20 सीरीज में देख रहे हैं, तो गेम प्लान टोटल चेंज हो जाता है। आप स्पेस दे रहे हो, उनके 9वें विकेट की बैट्समैन से 48 रन कंसीड करा रहे हो, फैसल अकरम की बॉल उसके बैट को टच नहीं हो रही, आप पेसर को लगा रहे हैं। इसी तरह जब शाहीन और नसीम नहीं है, तो हारिस की बजाय हम आमिर जमाल, जिसका डेब्यू है, जिसका 130-35 का पेस है, नसीम और स्विंग करता है वो लड़का, आप उससे अटैक करवा रहे हो। तो ये जो माइंडसेट आपको नजर आया, ये जो कप्तानी और गेम प्लानिंग, ये इस हवाले से क्या आपकी राय है? यार अब भी वही दोस्ती यारियों का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो रहा। आप देखें कि मैं आपको बिल्कुल रिलायबल सोर्स से ये बात बता रहा हूँ। तीसरा T20 मैच में सिलेक्शन कमेटी की ख्वाहिश थी कि बाबर आजम ना खेले, और रिजवान उस पर स्टैंड ले गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बाबर आजम जिम्बाब्वे के टूर पर भी अवेलेबल नहीं है। जिम्बाब्वे ने उस आखिरी T20 मैच में खासी बहस की, हम्म, और उसके नतीजा ये निकला कि इवन रिजवान यहाँ तक तैयार हो गए कि बाबर खेलेगा और मैं नहीं खेलूंगा। जी। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ। और और मुझे मुझे दोस्ती ये यारी पता का चला था लेवल, कि कहा गया था दोनों में से कोई एक खेलेगा, आप दोनों आपस में डिसाइड कर लें। मेरे सोर्सेज के मुताबिक ये बात आप हुई। दोनों आपस में डिसाइड करने की, यार कप्तान तो कभी भी नहीं बैठता ना, जी। कप्तान ने कुर्बानी दे दी, हम्म, अपने दोस्त के लिए कुर्बानी दे दी। आज फैसल अकरम को वो 23वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए लाए। हम्म, आप जरा बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, उनके जहन में आज भी अपने ही दोस्त चल रहे होते हैं कि जो इस वक्त टीम का हिस्सा नहीं है, उनका कमबैक कैसे कराया जाए। जी।
फैसल अकरम ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, बहुत 3 अच्छी। आउट करके भी दिए थे। आज भी फैसल अकरम बहुत अच्छी गेंदें कर रहा है, लेकिन यार आपने 4 आउट किए हुए, आप अपने बेस्ट अटैकिंग ऑप्शन के ऊपर जाओ, आप उसके ऊपर नहीं जा रहे हो। आप आगा सलमान से दरमियान में बॉलिंग कराए जा रहे हो, लंबी बॉलिंग करा रहे हो। यार हम्म। जब आपने 4 आउट कर लिए तो अपने आपने जिस अटैकिंग ऑप्शन की बात की यार, आपने 4 बॉलर से आप क्या लक था कि आप 4 बॉलर से खेल रहे थे, उन 4 ने आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज में आउट करके दे दिए। जी। अगर नहीं करते हैं वो, क्योंकि आपने 35-36 ओवर में आउट किए, तो 10 ओवर आपको छुपाना मुश्किल हो जाते। हम्म। आपके लिए वो मसाइल पैदा होते, लेकिन आपका लक अच्छा था और आपकी स्ट्रैटेजी भी ज़ाहिर है आपने बनाई और उसमें आप कामयाब रहे, तो उसमें आपकी तारीफ करना पड़ेगी कि आपने अटैक किया। लेकिन आपके पास 5वां बॉलर जेन्युइन बॉलर था ही नहीं था ही वहाँ नहीं भी। था। वो तो अच्छा हुआ आप 4 बॉलर से आउट कर गए, 35 ओवरों में टीम को आपने आउट कर लिया। दूसरी चीज़ देखिए ना, आप बाबर आज़म को के चक्कर में रिजवान बैठ गए। फैसल अकरम से आप शायद आज भी उनके ज़हन में शादाब चल रहे हो कि हम्म। किस तरीके से शादाब का कमबैक कराना है। और दोस्ती यारी का एलिमेंट जो है वो अभी हमें अपनी इस टीम से, खासकर ये बाबर का जो इंसिडेंट हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है। देखिए आकिब जावेद कोच आए हुए हैं। आकिब जावेद अभी आपकी चैंपियंस ट्रॉफी करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी करने के बाद वो दोबारा लाहौर कलंदर्स के हेड कोच होंगे पाकिस्तान सुपर लीग में। आप माइट भी पॉसिबल वो वापस जाते हुए दिखाई देंगे। गो के लाहौर कलंदर्स ने उन्हें रिलीज कर दिया, लेकिन आकिब जावेद के हाथ में वो काम नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। हम्म। और इन खिलाड़ियों के साथ आकिब के लिए एक टफ टाइम तैयार है। आकिब को अपने जहन में रखना होगा, वो भले चौधरी बन के आए जी, इंग्लैंड के खिलाफ हम टेस्ट सीरीज जीत गए, ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज हरा दी। ये खिलाड़ी चौधरी होते हैं भाई पाकिस्तान में। जी। आपका कोच या कोई दूसरा बंदा चौधरी नहीं होता। और आकिब जावेद अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे कि आई एम द चौधरी, तो फिर आकिब जावेद को आने वाले वक्त में बहुत ही टफ टाइम मिलेगा। उनको वार्म वेलकम कर दिया टीम ने हम्म। और बता दिया, देखें आप पहुंचे, उसके बाद टीम का अशर जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या जितना हुआ है। नसीम भाई, मैं आकिब भाई को जानता हूँ, आकिब जावेद भी इजी कैंडिडेट नहीं है। वो अगर कोई लड़के उनको टफ टाइम देना चाहेंगे, जिस तरह उन्होंने रिजवान, शाहीन और नसीम को बाहर बिठाया टेस्ट में, अभी उन्होंने बाहर बिठा दिया, तो आसान तो कंपटीशन दूसरी तरफ से भी नहीं आएगा। और ये तो आपको अगर टफ टाइम की बात करें तो मेरा ख्याल है और ज़्यादा अगर इस तरह की चीज़ उनको कुछ समझ आएगी या उनको पता चलेगी तो उनका रिस्पॉन्स तो और हार्श होगा। देखिए मैं आपको बताऊं कि कुछ भी नहीं कर सकेंगे प्लेयर के आगे। मेरा बड़ा तजुर्बा है साथ रहने का, और आकिब जावेद के साथ काम करने का बड़ा एक वसी एक्सपीरियंस है मेरा, बड़ा टाइम मेरा गुजरा उनके साथ। कुछ भी नहीं कर पाएंगे यार। असल में हम्म। क्या होता है, आकिब जावेद खुल के फ्रंट पे नहीं आते। आकिब जावेद दूसरों से काम लेते हैं, और इसके लिए आकिब को फ्रंट पे आना पड़ेगा। ये पाकिस्तान टीम का मामला है। जी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लाहौर कलंदर्स के साथ मुदस्सिर नजर भी थे, हम्म। लाहौर कलंदर्स के साथ इंजमाम भी थे, शुएब अख्तर भी थे। वो भी इनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे थे। लेकिन आकिब जावेद जो है, अगर रिजवान को या इंजमाम को या शुएब अख्तर को बुलाना होता था कैंप में, जब दोपहर का गैप होता था और वो चले जाते थे कमरे में, तो आकिब खुद कॉल नहीं करते थे। आकिब या तो टीम ऑनर से कॉल करवाते थे या किसी से कॉल करवाते थे कि अब उनको बुलवा लें, अब वो आके ताकि कैंप को देख लें। आकिब कभी खुल के खुद सामने नहीं आते। हम्म। आकिब अपनी अथॉरिटी को अपने ऑनर के पीछे बड़ी तरीके के साथ रखते हैं, उसके बाद बाकी लोग फारिग हो जाते हैं, आकिब नहीं होते। हम्म। आकिब को ये समझ है। लेकिन ये पाकिस्तान टीम का मामला है। यहाँ अगर आकिब फ्रंट पे नहीं आया और आकिब ने अजहर महमूद को आगे करके अपनी चीजें मैनिपुलेट करने की कोशिश की या शाहिद असलम को आगे रख के कोशिश की, तो वो कामयाब नहीं होंगे। जी। आपको अगर इस प्लेयर पावर को खत्म करना है, तो आकिब जावेद आपके पास अल्लाह ने ये मौका दिया है, आप इस पे काम करें, बजाय इसके कि आप पीछे से जो है काम कर रहे हो, आप फ्रंट पे आके काम करें। बिल्कुल। आपको फ्रंट पे आके फेस करना पड़ेगा। ये असद शफीक फेस नहीं कर सकता, ये अजहर अली फेस नहीं कर और मेरा सकता। ख्याल है ये अभी इस उनके बात कैरियर की ऐसी स्टेज है कि उनको मस्त करना पड़ेगा। जी नसीम भाई, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को यही से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स। और नसीम भाई से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी अगर मजीद आगे बढ़े तो एक ये जिस तरह आपने भी अभी निशानदेही की, मैं भी अपने शोज़ में बहुत ज़्यादा बात की कि पाकिस्तान में बड़ा रोया गया कि जी हमारे पास कोई स्पिनिंग टैलेंट नहीं है, स्पिनर है ही नहीं पाकिस्तान में, सिर्फ एक ही कमोडिटी है, वो शादाब है। टेस्ट आपको नुमान और साजिद ने जिताया। पहले तो मैं उसको क्राइम समझता हूँ जिन लोगों ने उनको बाहर बिठाया था, ख़ास तौर पे साजिद को, कि जी इसका बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं है, इसका पाँव ठीक नहीं गिरता। उसी से उसने आपको जो बांग्लादेश की सीरीज़ थी 8 आउट करके दिए थे, सीरीज़ जिताई थी। और अभी भी उसी एक्शन से उसने आपको सीरीज़ बचा के दी और जितवा के दी।
तो ये एक लम्हा फिक्री। और अज़हर महमूद साहब कहते हैं हमारे पास भी स्पिनिंग टैलेंट ही कोई नहीं है, ये बॉलिंग कोच का हाल है। इसी तरह अगर वाइट बॉल के अंदर बात करें तो मेरी आकिब जावेद साहब से बात हो रही थी, मेरे शो में भी आए, उन्होंने कहा जी टैलेंट है, ये जान के ड्रामा किया जाता है और बताया नहीं जाता, आप देखेंगे फ्यूचर में आपको लड़के। तो हमें सुफियान भी ऑलरेडी सर्किट में था, हमें नज़र आ रहा था, फैसल अकरम भी नज़र आ रहा था। ख़ास तौर पे फैसल अकरम की बात करना चाहूँगा, जिस लेंथ पे वो बॉल कर रहा है, तबरेज़ शमसी और कुलदीप का अगर कंपैरिजन करें तो किसी तरह भी मैं उसको कम रेट नहीं करूँगा। जिस तरह खूबसूरत उन्होंने कंट्रोल के साथ, एग्जीक्यूशन के साथ बॉलिंग की, तो ये जो टैलेंट है हमारे बच्चे स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर है, ये कैसा टैलेंट देखते हैं? और वो बड़ा डिफरेंट और यूनिक स्टैट कमेंटेटर ने भी शेयर किया कि पाकिस्तान में ये लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है चाइना मैन की बात करें तो ये पहली दफ़ा ओडीआई में खेल रहा है, तो ये बड़ा एक यूनिक स्टैट था। तो आपका क्या ओपिनियन है इस टैलेंट के हवाले से, दोनों सुफियान और फैसल अकरम के हवाले से? देखिए, ये इस तरह का टैलेंट जो होता है वो बड़ा ही कोई रिलायबल टैलेंट होता है और ये एक विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है। जी। इसमें चांस के साथ बॉलिंग होती है और चाइनामैन पाकिस्तान ने अब तक जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया। फैसल अकरम को अभी तो खैर ये पिचेस जो मिली हुई है बड़ी आइडियल कंडीशन है स्पिनर के लिए। यहाँ तो आप देखें कि आगा सलमान का गेंद भी बहुत ब्रेक हो रहा है। हम फैसल अकरम को चेक करेंगे उन पिचेस पर भी कि जहां पर ब्रेक कम होगा और उनकी लेंथ क्या वो रखते हैं। वो एक यंगस्टर है लेकिन अच्छा प्रोस्पेक्ट दिखाई दे रहा है। मैंने जी। आपको बात की ना कि पिछले मैच में अगर फैसल अकरम ने अच्छी बॉलिंग की थी, वो लीडिंग विकेट टेकर थे पहले ओडीआई में भी, तो आज आप 23वें ओवर में फैसल को बॉलिंग के लिए लेकर आ रहे हैं यार। आप 4 ओवर 5-6 ओवर आगा सलमान से करवा चुके हैं, आप आगा से 2 ओवर करवा के 3 ओवर करा के आप 3 ओवर इससे करवाते तो आप 2 और आउट कर लेते जी। अपने विकेट टेकिंग ऑप्शन की वजह से। तो मैंने आपको कहा ना कि हमारे अंदर जब ये खौफ पाया जाएगा कि यार ये खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर जाए, इसको परफॉर्म नहीं करना है, वरना आप मेरा खिलाड़ी जो है वो मेरा दोस्त कहाँ से आएगा दोबारा टीम में, ऐसा लगता है वही सोच हमारे दिमाग में चल रही है। हम्म। वो हम बाबर की सूरत में लास्ट टी20 मैच में देख चुके हैं। और रिजवान के लिए भी जो है वो कोई इतनी आसान पाथवे नहीं दिखाई देती इरफान भाई। इसकी वजह यह है कि रिजवान को ऑलरेडी इस सीरीज के अंदर आपने टी20 सीरीज में तो आराम दिया हुआ है जी। और वहां पे जो है वो आगा सलमान कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तो अपने कप्तान रिजवान को पूरी तरह एतमाद नहीं दिया। हम्म। भाई एक नया कप्तान बना था, आप यहाँ टी20 में भी कप्तानी कराते, आपको आगा सलमान को कप्तान लगाने की क्या जरूरत थी इस सीरीज बिल्कुल में? ऐसे ही। वो वाइस कैप्टन और थे और उनकी तो उसको शायद कैरी अपनी जगह करते। भी टी20 में नहीं बनती, उस पर काफ़ी क्वेश्चन मार्क है उनकी जो परफॉर्मेंस टी20 के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो। हाँ, और वो कप्तान लग गए। देखिए यार, आपके यहाँ पे साहिब जब फखर नहीं थे तो टी20 क्रिकेट में लाजमी तौर पे साहिब अयूब का तो होना बनता था। जी। अब आपके पास कौन सा शर्जील यहाँ पर मौजूद है या आपके पास और कोई ऐसा हार्ड हिटिंग ओपनर मौजूद है जैसे माजी में कभी खालिद लतीफ वगैरह हुआ हम्म। करते थे? आपके भाई ये वाले लोग तो हैं ही नहीं। अगर ये नहीं है तो फिर साइम अयूब क्यों नहीं है? देखिए, अगर आप मुझसे अगर पूछे तो साहबजादा फरहान मुझे ओडीआई क्रिकेट का ज्यादा अच्छा प्लेयर लगता है बजाय टी20 क्रिकेट के। हम्म। साहबजादा फरहान मुझे टेस्ट क्रिकेट का ज्यादा बड़ा प्लेयर लगता है बजाय आपके टी20 क्रिकेट के। तो ये जो हमारे थिंक टैंक ने जिस टीम का चुनाव किया था, ये क्या सोचकर किया था? क्या बिल्कुल। क्या बात जहन में थी? अच्छा, आप एक साइम अयूब को रोकने के बाद इरफान भाई एक एक यंगस्टर को पैगाम दे सकते थे, देखो जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा। हम्म। आप वहां टी20 सीरीज में एक मैच भी जीते, आपका मोराल इस जिम्बाब्वे की सीरीज में मुख्तलिफ होता। आप माजी में भी जिम्बाब्वे से हार चुके हैं, आयरलैंड से ऐसा ही हार है। चुके हैं, हॉलैंड से हार चुके हैं। तो वो सारे कॉन्सेप्ट में तो आपके चल ही रहा होगा, हम्म। बैक ऑफ द माइंड मौजूद होगा। फिर रिजवान की अगर आप इस बैटिंग की बात करेंगे, इसमें रिजवान और मैं अगर सलमान अली आगा को हटा लूं तो आपको एक्सपीरियंस दिखाई क्या दे रहा है? हाँ जी, है ही नहीं है। आपको बिल्कुल। एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा? अब्दुल्ला शफीक जो है वो आपको दिखाई देंगे ओडीआई में, फिर टी20 सीरीज में ना अब्दुल्ला शफीक है ना साइम अयूब है। हम्म। फिर जो है वो जो सलमान अली आगा जो करेंगे, वो कैसे करेंगे कप्तानी भाई इन खिलाड़ियों के साथ? तो उस वक्त तो रिजवान भी नहीं है, जी। उस वक्त तो आपके पास दरमियान के अंदर जो है वो बाबर भी नहीं है। तो वो इन खिलाड़ियों को कैसे लीड करेगा? वो तो सेंसलेस काम किया है हमारी सिलेक्शन कमेटी ने। हम्म। कोई सेंसेबल अप्रोच दिखाई नहीं दी यहाँ पर मैंने कहा ना वो तंदूर की रोटियों की तरह आपने लगाया है खिलाड़ियों को। अच्छा, वो ये यार तैयब ऐसे थोड़ी ताहिर की अगर लगाया बात जाता करें है। तो मेरा मानना था कि ओडीआई के अंदर खास तौर पे एक ऐसा स्लॉट था, हारिस सोहेल ने 3-4 साल पहले बड़ा शानदार इस नंबर पे परफॉर्म किया था। एक ऐसा बैटर जो खड़ा भी हो, पार्टनरशिप भी बिल्ड करे और फिर बड़ी हिट्स चाहिए हो वो लगा सके। इसने लास्ट ईयर इमर्जिंग एशिया इरफान कप का फाइनल जितवाया था तैयब ताहिर ने, उसके बाद इसको रखते थे, खिलाते नहीं थे। पहली दफ़ा इसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इस प्रॉस्पेक्ट को कैसे देखेंगे आप?
इरफान भाई, सऊद शकील कहाँ पर है, मुझे हाँ बताएं बिल्कुल, आप। दूसरा नाम था, उसकी भी सऊद कह सकते हैं। शकील ने हम्म, डाला था। उसके इतने इतने से हाथ हैं, वो इतने इतने से उसके हाथ है, वो क्या मारेगा वो। मकसद है कि भाई यही आकिब जावेद साहब सबके लिए बातें मेरे करते शो रहे। में ही कहा था हम उन्होंने तो जी, बाबर आजम, मेरे शो में ये जिक्र किया था उन्होंने। हम हाँ, हम तो आपके शो में किया था ना, जी। कि वो नहीं, इतने लेकिन उनका, इतने इतने से मैं उसके डिफेंड नहीं हाथ। कर रहा, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं बताता चलो उनका मकसद ये था कि पावर हिटिंग नहीं है। अगर आप दुनिया में आपकी हाइट या बाजू या छोटे हाथ, बाजू छोटे हैं, तो आप पावर लिफ्टिंग करें, आप अपनी एनर्जी पैदा करें, आप पावर हिटिंग डेवलप करें। उन्होंने सेकंड पार्ट ये कहा था, लेकिन वो लोगों ने इतना पार्ट काट के उसको वायरल कर दिया, उस पर काफ़ी ज़्यादा फिर बैशिंग हुई कि ये क्या बात की जा रही है। लेकिन पूरी कंप्लीट बात मैं देखिए, बता रहा हूँ आपको, वो ये कही थी उन्होंने। मैं आपको बात बताऊं, मैं जब मैं किसी स्क्रीन पे बैठा होता हूं तो मुझे हर लफ्ज सोच के बोलना जी। चाहिए। रिजवान का मैंने आपको कोट किया, रिजवान ने उसके अलावा भी माशाल्लाह इंशाल्लाह हरा देंगे और जीत लेंगे, उससे तो हम्म, कहाँ हटते हैं। और हम जो है इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा, उन्होंने ये बात भी की थी। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये बात भी कही थी जब ओडीआई सीरीज जीते थे कि जी। अब हम ऑस्ट्रेलिया को डराएंगे, ऑस्ट्रेलिया हमें डराता था। उसके बाद उन्होंने टी20 सीरीज में ऐसा डराया कि आपको वापस आपकी जगह पर लेकर आ गए, हम्म, कि आप यहाँ के थे यहीं पर ही वापस आ जाओ, ज्यादा शोर नहीं मचाओ। इसी तरीके से आकिब जावेद अगर ये बात कहेंगे कि हम तो बाबर को आउट ही नहीं करते थे, इसलिए कि बाबर खड़ा रहेगा तो हमें चांस है मैच जीतने का। हम्म, आज आप बाबर को कैसे पेश करोगे? आप हम्म। भले बाद में कुछ भी पावर हिटिंग की बात करो कि यार पावर हिटिंग के लिए जरा ताकत होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, ओ भाई जारा पहलवान को लेके चले जाओ, फिर उससे खिलवा लो। सही। आपको तो इन्हीं खिलाड़ियों से करवानी है ना क्रिकेट हम्म, यार, और किसी से बाहर से आके करवानी है आपने? कोई पावर हिटिंग जो है वो इन्हीं से करवानी है। आप इनको तैयार करें ना, तैयार करें, आप हाँ। अपने नए बच्चों को तैयार करें। अगर आपके पास दिखाई नहीं देता, लेकिन आप इस लेवल की तनकीद ना करें। हम्म, देखिए, बहुत आपने अभी जो आपके ये जो डायरेक्टर डोमेस्टिक आए थे नियाजी साहब, जी। इन्होंने आने के थोड़ा सा अपना ताकत दिखाने की कोशिश की थी, वहां पे उन्होंने तौसीफ अहमद को लताड़ दिया। हम्म, देखिए, आप अगर वो तौसीफ अहमद को नहीं लताड़ते, वो किसी ऐसे खिलाड़ी को लताड़ देते कि जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली थी और इस वक्त वो कोई डोमेस्टिक का कोच लगा हुआ है, तो समझ में आता है। लेकिन चूंकि आप तौसीफ अहमद को टारगेट कर गए थे, तो वहां नियाजी पे वो बाउंस बैक कर गया, जी। तो उस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ। यही अगर वो बात कर देते किसी के, ताहिर खान के लिए कर देते, महमूद हामिद के लिए कर देते, तो शायद किसी के जहन में भी नहीं आता। हम्म, और उसके बाद उनको भी समझ आ गई कि मैंने किसको लताड़ना है और किसको नहीं लताड़ना। जी। ये बहुत कुछ समझ के बात करनी होती है कि आकिब जावेद, अभी बहुत सारे खिलाड़ियों के हवाले से रेजिस्टेंस पाई जाएगी। वो हम्म, रिजवान के बारे में कहते रहे, वो बाबर के बारे में कहते रहे, उन्होंने सऊद शकील के बारे में बात की हुई है। अब ये रेजिस्टेंस तो आएगी। अभी मुझे अच्छा लगा था वो एक लड़का समद, अच्छा लगा था, हाँ तगड़ा जी, सा लग रहा पावर था, हिटिंग लेकिन वो उसकी। समझ, हम्म, कंसिस्टेंसी देखते हैं उनकी कैसी है। देखिए ना, हमने देखी यार, आसिफ भी बहुत पावर हिटर था, कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं दी। वो दो एक मैच को जिताता था चार छक्के मार के, उसके बाद और कोई साढ़े का और कोई काम और बल्ला ऐसे छोड़ देना। मेरा मकसद है कि यार अभी करके तो दिखाओ। एक मैच के बाद तुम एकदम से अपने कॉलर को वहां लेके चले जाते हो कि अगले 10 मैच में फ्लॉप हो जाते हो। हमारे पास लेकिन उसमें ऐसा ना नहीं है, पावर हिटर हैदर नहीं। अली की बात करें, खुशदिल की बात करें, आसिफ की बात करें, इफ्तिखार की बात करें, इन सारों का ना एक काउंटर आर्गूमेंट भी था। वो कहते हैं कि T20 में अगर हम उसके पर्सपेक्टिव में बात करें, वो कहते हैं 120 में से 70 80 ये बाबर और रिजवान कंज्यूम कर लेते हैं। हमें मिलती हैं टोटल पूरी टीम को, 8 प्लेयरों को, 7 एवरेज ऑन एवरेज 7 या 8 बॉल, और हमें ऑर्डर दिया जाता है कि जी आप 7 बॉलों में 30 करके आए, 28 करके आए, तो वो एवरी डे इज़ नॉट संडे ओबियसली, तो आपको ओबियसली मुश्किल आती है फिर रेटिंग के अंदर। तो उनका खैर जस्टिफिकेशन नहीं है, बट उनका काउंटर आर्गूमेंट ये होता था कि हमें जिस पोजीशन में भेज के कहा जाता था हिटिंग करें, तो ये प्रॉब्लमेटिक थी। अच्छा, ये हम जब बात कर रहे हैं तो मैं फास्ट बॉलिंग का भी जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। नसीम और शाहीन का देखा कि हमारा, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर हर प्लेयर टॉप से अपना कैरियर स्टार्ट करता है, और और ग्रेजुअली दुनिया के अगर एग्जांपल देखें, ये कंपैरिजन देखें, तो वो इन्हेंस करता है अपनी परफॉर्मेंस को, इम्प्रूव करता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में किसी भी प्लेयर को आप उठा के देख लें, वो स्टार्ट पीक से करता है और ग्रेजुअली डिक्लाइन आता है, डिप आता है। ख़ास तौर पे शाहीन की बात करें, नसीम की बात करें, हारिस रऊफ़ की बात करें, हसनैन की इवन बात करें, तो अब सब देख रहे हैं कि क्या पोजीशन है, रन्स कितने ज़्यादा कंसीड देखते हैं। सीम स्विंग ख़त्म हो गई है, लेंथ लेंथ मेरा मानना ये है फास्ट बॉलर के पास, चले इंजरी आ गई, मसला आ गया, पेस ड्रॉप हो गया, लेंथ कैसे आप अपनी भूल सकते हैं? हमारा तो एक बॉलर भी एक कंसिस्टेंट लेंथ पे या गुड लेंथ एरिया जिसे बोलना चाहिए, उसमें बॉल नहीं करता।
ये जो फास्ट बॉलिंग का प्रॉब्लम है, और अब इनको मैसेज भी बार बार दिया जा रहा है, दूसरी दफ़ा इनको रेस्ट करवा दिया गया है, आप क्या समझते हैं, क्या ये दोबारा अपनी वो चीज़ गेन कर पाएंगे? क्योंकि हम लोग अभी अक्सर देखते हैं इनके टमी निकले हुए हैं, बॉडी फिजिक इनकी बता रही है कि ये शायद अप टू स्टैंडर्ड नहीं क्रिकेट खेल रहे, जो रिक्वायरमेंट है फिजिकली भी। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे? यार अब मैं पिछले 3 महीने से पहले जो 4 साल गुजरे हैं ना, उसने पाकिस्तान क्रिकेट को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। हमारा शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेलेगा, हम्म। आयरलैंड के खिलाफ भी खेलेगा, हॉलैंड के खिलाफ भी खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेलेगा, इंडिया के खिलाफ भी खेलेगा, बाकी कोई है ही नहीं। उससे प्रॉब्लम क्या हुई, वर्कलोड मैनेजमेंट जो फास्ट बॉलर्स के लिए खास तौर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमने उसकी परवाह नहीं की। जी। हमारा एक ग्रुप था 16 खिलाड़ियों का, उसमें ये तो खेलेंगे खेलेंगे, बाकी कोई एक आ जाता है, कभी आमिर जमाल जगह बना के चला जाएगा, कभी कोई और जगह बना के चला जाएगा, कभी दरमियान में मीर हमजा टेस्ट में आ जाएगा, ये तो रहेंगे हम्म। और इन्होंने तो खेलना ही खेलना है। उसके खेलने का नतीजा ये निकला यार, की टूर्नामेंट से पहले हमें शाहीन शाह अफरीदी नहीं था हमारे पास, वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास नसीम शाह नहीं था। टाइमली जो है वो हमारे खिलाड़ी अनफिट हो गए जब जब जरूरत थी उनकी, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट जो है वो प्लेयर के आगे बेबस थी, उस प्लेयर पावर के आगे वो कुछ भी नहीं कर पाती थी। हमारा क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो, या हमारा थिंक टैंक जिसे कह लें, वो भी बेबस दिखाई देता था। वो अपनी मर्जी चलाते चलाते पाकिस्तान क्रिकेट को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा गए। एहसानुल्लाह आया था, आप उसको जी। तरीके से यूज नहीं कर सके। एहसानुल्लाह जैसे ही आया, आपने बस खिला दो, बस उड़ा दो। अरे भाई, खिला दो उड़ा दो नहीं, एहसानुल्लाह भी, उसकी भी हम्म। बॉडी आराम मांगती थी, शाहीन की बॉडी भी आराम मांगती है। जी। आप ऑस्ट्रेलिया का वर्कलोड मैनेजमेंट तो देखें, एक मैच में हैजलवुड बैठ रहा होता है, एक में स्टार्क बैठ रहा होता है, कभी पैट कमिंस खुद भी बैठ जाता है। आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जाके देखें, वो भी आराम देके जो है, कभी वोक्स को आराम देते हैं, कभी किसी को आराम देते हैं, एक इवन वो तरीकेकार तो के बैट्समैन तहत को भी अपनी राउंड दे बॉलिंग को। देते हैं, बटलर बैठ बैठ जाता है, कैप्टन बाहर बैठ जाता है, ये वो देखें कैसी बड़ी। परफेक्ट। लेकिन फास्ट बॉलिंग का तो बहुत ही हम्म। इंपॉर्टेंट होता है वर्कलोड मैनेजमेंट, आपने उसका ख्याल नहीं किया। आपके ये खिलाड़ी जो बहुत इफेक्टिव हुआ करते थे यार, ये फेड अप हो गए। ये मैं तो हूं ना, मैं देखें, जब आप, अभी मैं बार बार बात करता हूँ, ये अरशद नदीम इतने इनामात जीत कि जितने आपने अरशद नदीम को इनामात दे दिए हैं ना, अल्लाह करे उसे मिल भी जाए, क्योंकि अभी भी उसकी आई थी कि अभी बहुत सारे तो उसे मिले ही नहीं है। जी। लेकिन यार इतने हमने इनामात कर दिए, उसके बाद अरशद नदीम जो है वो कर ले 90 मीटर की थ्रो तो बड़ी बात होगी, क्योंकि आपने उसके अंदर से मोटिवेशन ही खत्म कर दी। बिल्कुल ऐसे ही। हम ये मोटिवेशन हमारे बॉलर्स में से खत्म हो गई थी। वो क्यों खत्म हो गई थी? क्योंकि वो खुद को 100% चॉइस समझते थे कि मैं तो खेलूंगा ही, मेरा ग्रुप है, हम्म। मेरी पावर है, मैं तो। अब उसमें क्या हुआ कि बस मैंने, वो जो एक आदमी अपनी जान मार रहा होता है, वो जो अपनी कोशिश कर रहा होता है कि यार मेरी जगह रहनी चाहिए, मैं मुझे मेरी, उनको तो पता है मेरी जगह है। जी। ये जो आपने बात की ना कि लेंथ तो आप अपनी परफेक्ट कर सकते हैं, यार लेंथ वो परफेक्ट रखता है कि जिसको फिक्र होती है कि यार मैं बाहर हो सकता हूँ, मेरे पीछे भी कोई बैठा हुआ है। हम्म। जिसको फिक्र ही ना हो, वो यूं आता है, आने के बाद लेग स्टंप पे कर दे, ऑफ स्टंप पे कर दे, जगह पे करे या ना करे, वो 2 गेंदें अच्छी कर दे, 4 गेंदों पे रन बन जाए, तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही है। आपने 5 अच्छी करनी होती है, एक पे चांस लेने जाते हैं जिसपे स्ट्रोक भी लग जाते हैं और आपके आउट होने का चांस भी होता है, लेकिन ऐसे ही। अच्छा बॉलर 5 गेंदें जगह लेंथ पे करता है। हमारा वाला 3 पे विकेट लेने में लगा हुआ था, हम्म। 4 पे विकेट लेने में लगा हुआ था, उसमें वो एक्सपेंसिव भी हो रहा था, फिर फेडअप भी कर गए थे। यार मैं तो हूं ना, अल्टीमेट चॉइस हूं, मेरे अलावा है कौन? नसीम भाई, अभी अभी रुकते हैं, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ। वंस अगेन वेलकम बैक। स्पोर्ट्स और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे बड़ा जो टॉपिक ओबियसली मेरा ख्याल है कि जब से ये चैंपियन ट्रॉफी की बात हम कर रहे हैं, यही टॉपिक है, और क्या पाकिस्तान भारत आएगी नहीं आएगी। मैंने सबसे पहला शो आपके साथ ही किया था जब ये इसका बजट भी अनाउंस किया गया था, आपको याद होगा, और सबसे पहले आपने ही निशानदेही की थी मेरे शो में, और मैंने भी उसका जिक्र किया था, आपसे क्वेश्चन किया था कि ये पार्शल एक बजट भी रखा गया, और उस पर हमने हाईलाइट भी किया था। आपने बड़ी डिटेल में तब भी एक्सप्लेन किया था जब दुनिया कोई इस पे बात नहीं कर रही थी कि ये होता ही हाइब्रिड मॉडल के लिए है, ये पार्शियल बजट। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़, इतनी एक ऑब्वियस चीज़, ये बोर्ड को नज़र नहीं आई, किसी किसी बंदे को नज़र नहीं आई कि उस टाइम बात करते। भारत का नेगेटिविटी तो हम सबको मालूम थी, वो लास्ट एक डेकेड से हमें डेंट कर रहा है, हर फोरम पे कर रहा है, वो हमें मालूम था। क्या इनको नहीं पता था? और दूसरा ये कि जब 2021 का MOU साइन हुआ तमाम कंट्रीज़ का ICC के सामने
कि इस कंट्री को ये होस्टिंग मिलनी है, इसको ये मिलनी है, तो भारत का तो ओबियसली एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट कहना चाहिए कि उस टाइम उसने एग्री किया और अब 11th आवर पे आके वो रिफ्यूज़ कर रहा है। तो बट हमारी विजिलेंस किधर थी, हमारा प्रोएक्टिव होना किधर था बोर्ड के पार्ट पे? आपका क्या ओपिनियन है आप इस हवाले से? देखिए, इंडिया हमें हमेशा बेवकूफ बनाता रहा और हम बेवकूफ बनते रहे। जो सच्चाई है उसको एडमिट करना चाहिए। और हम बेवकूफ कहाँ बने? जो 2021 में जब ये साइन हो रहा था, जो अगला वर्ल्ड कप था, उसकी यकीन दहानी हमें करानी चाहिए थी कि हम अगर इंडिया खेलने के लिए जा रहे हैं, तो फिर आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आना है, वो लिखवाना था वहां पे। जी। हम उस वक्त तो हवा में होते हैं ना कि यार ठीक है, हमने मान लिया हम जा रहे हैं इंडिया, अब इंडिया आएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए हमारे पास। हमारे जहन में सिर्फ जुबानी कलामी पे बात ना करो भाई। यहाँ पे अगर बात करते हो आप बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई का जो इस वक्त का सरबराह है वो 4 दिन के बाद आईसीसी का सरबराह बनने जा रहा है। ऐसा ही। और उससे पहले आईसीसी और बीसीसीआई दोनों ऐसे हैं। और अगर कोई बीसीसीआई के हुकूक का अगर खिलाफ वर्जी होगी तो सारे क्रिकेट बोर्ड ऐसे हैं, सिवाय पाकिस्तान के। वो एक ऐसा खड़ा हुआ दिखाई देता है अंपायर की तरह, उंगली उठाए हुआ, बाकी सब एक जगह पर है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मुश्किल पिच पर है। तो हमने अकलमंदी वाले फैसले क्यों नहीं किए? हमने उस वक्त क्यों नहीं लिखवाया? हमें लिखवाना चाहिए था। फिर सबसे बड़ी चीज यार इरफान भाई, आईसीसी खुद इतना कमजोर इदारा है। ये आईओसी तो नहीं है ना यार, ये फीफा तो नहीं है कि हुकूमत की मुदाखलत नहीं होगी तो फला मुदाखलत नहीं होगी और खेल को खेल की तरह रहने दिया जाएगा, वरना बैन कर देंगे। और वो बैन भी कर देते हैं। जी। हमारे यहाँ फुटबॉल बैन हुई, आईओसी ने हमारी ओलंपिक कमेटी बैन की। ये इंडिया में भी ये वाली चीजें रही हैं कि उनको वो भी बैन हो चुके हैं। लेकिन ये आईसीसी इतना कमजोर इदारा है कि ये हुकूमतों के आगे बेबस है। हुकूमतों के आगे अगर यही वाली अगर कोई और हुकूमत अगर कर रही होती ना, तो यही आईसीसी इतनी मूछें खड़ी करके आ जाता नहीं, कि आईसीसी भाई ये वाले। ने, नसीब भाई आपको याद होगा जब 2023 में पाकिस्तान ने थोड़ा सा डिले किया था और कहा था कि गवर्नमेंट अगर अलाउ करेगी फिर हम जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आपके रेटिंग पॉइंट गिर जाएंगे, आपको हमने शेयर नहीं देना, आपकी जो रैंकिंग है वो ड्रॉप हो जाएगी, आगे की सीरीज नहीं मिलेंगी आपको। तो इस तरह की इम्प्लीकेशंस की बात की गई। अब जब भारत नहीं आ रहा तो ना वो रिटर्न जवाब ले रहे हैं उनसे, ना उसके अलावा वो कोई ऐसी इम्प्लीकेशंस की या पेनल्टीज की बात करें। यार इरफान भाई, मैं एक बात पूछता हूँ यार, उनका मीडिया, मैं सारे मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके लोगों की बात कर रहा हूँ। दे आर वेरी गुड पीपल्स। उनका सारा मीडिया खराब नहीं है। बहुत सारे मेरे अच्छे जी। पुराने दोस्त हैं, वो बहुत सेंसिबल अंदाज से बात करते हैं। लेकिन उनका कुछ मीडिया इतनी घटियापन पे उतरा हुआ है। वो हमें तो कशकोल हाथ में पकड़ा के बिठाया हुआ है उसने। अरे हमने इनके अब्बा से पैसे मांगे हैं यार, कभी इंडिया से मांगे हैं जाके कि यार जरा थोड़ी हमारी मदद कर देना? हमने तो, अगर आपने कश्मीर में यलगार की थी तो हमने आपकी अक़वाम मुत्तहिदा में जाके ऐसी तैसी की थी। हम तो वो हैं, हम तो अगर आपका पायलट पकड़ लेते हैं तो प्यार से हाथ पकड़ा के आपके दरवाजे पे देकर आ जाते हैं। हम तो वो लोग हैं यार। हमें किस बात की जो है वो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज, उनका मीडिया जो हॉस्टाइल अंदाज से बातें कर रहा है। जी, अमेरिका और इंडिया एक ब्रैकेट में, हम अमीर लोग हैं, हम कामयाब लोग हैं, वो पाकिस्तान गरीब कशकोल हाथ में लेके घूम रहे हैं, मांगते फिर रहे हैं। अरे भाई, क्या तेरे से मांग रहे हैं? नहीं तो पाकिस्तान मैं तो उस कह रहा है कि मीडिया हम, से आप नहीं आते ना आए, आपकी जगह हम श्रीलंका बुला लेते हैं, हम तो कह रहे हैं हमारे साथ कहीं भी ना खेले, हम तो हर जगह पे अपना यार, स्टांस ले रहे हैं। आप अच्छा नसीम भाई। आपके हाथ में नहीं है हाँ जी। इरफान भाई, ये आपके हाथ में नहीं है। हम्म। आप ये वाली बात ना करें कि हम बुलाएंगे या आईसीसी बुलाएगा। आईसीसी भाई बुलाएगी, मैं वैसे आपसे बात तो कर रहा हूँ कि स्टेटमेंट की हद तक तो चले ये है। अच्छा, अब अगर 90 डेज का टाइम भी पास हो चुका है और स्केड्यूल अनाउंस नहीं किया, अब दो ऑप्शन आपके पास हैं। एक तो लास्ट ऑप्शन आईसीसी के पार्ट पे ये है कि वो वोटिंग करवाएगी, वो ऑब्वियस है कि या वो आप हाइब्रिड मॉडल की वोटिंग होगी या सारी टीमें पाकिस्तान आना चाहेंगी। हमारा बोर्ड क्लेम तो कर रहा है कि तमाम टीमें पाकिस्तान आने को तैयार हैं, आल दो के सब आ भी चुकी हैं, बट वो वोटिंग में अपना क्या वोट डालती हैं ये एक सेपरेट डिबेट है। और अब पाकिस्तान के पास राइट भी आ चुका है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके इसको आईसीसी को लेके जा सकता है कि ये देखें हमारा एमओयू साइन है और ये भारत की हठधर्मी की वजह से ये स्केड्यूल अनाउंस नहीं कर रहे और इवेंट पे हमें डेंट कर रहा है। आपके ख्याल में क्या पीसीबी के पास इतनी करेज या इतना हौसला है कि ये जाके उनको लेके जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, या आपके ख्याल में रैशनलिज्म का क्या तकाजा है कि पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हाइब्रिड मॉडल और ये क्लेम करना चाहिए कि आज के बाद जितने भी इवेंट भारत में होंगे, जैसे एशिया कप होना है, 2 T20 वर्ल्ड कप मैन और वुमेन भी होना है, फिर चैंपियन ट्रॉफी भी 2031 में होनी है, ये सारे भी हाइब्रिड मॉडल के तहत होंगे, इस पे आके आगे नेगोशिएट करना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है इस पे?
मेरे ख्याल में यही मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले रख लेता, जो शायद आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मानना पड़े तो बेहतर होता। हम्म। मैंने क्या बात कही कि 2021 में आपको लिखवाना चाहिए था कि यार अगर आप नहीं आए हमारी चैंपियंस ट्रॉफी में, तो फिर उसके बाद हम आईसीसी को क्लियर कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे इंडिया जी। खेलने के लिए। और अगर उन्होंने ऐसा दोबारा कर दिया जो वो एशिया कप में इससे पहले भी कर चुके थे, और अब दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पे किया, आपके पास लिखा हुआ होता, कहते ओके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बाकी टीमें तो आ रही हैं, हमारे 13-14 अरब रुपए खर्च हो गए हैं ग्राउंड के ऊपर, हमारे तो इंग्लैंड आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, साउथ अफ्रीका आ रहा है, न्यूजीलैंड आ रहा है, सारी टीमें तो आ रही हैं, हम यहाँ खेल लेंगे, ठीक है इंडिया, थैंक यू वेरी मच। जी। नहीं चाहिए विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह हमारे लोगों के सामने खेले ना खेले, भाई जी। हमारे लोगों की ख्वाहिश है। वो बड़े दोनों प्लेयर हैं, हम उनके बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो आते तो हमें अच्छा लगता है, नहीं आ रहे तो थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल ऐसे ही। जाइए प्लीज इमारात में अरेंजमेंट कर लें इस टीम के, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बात अब जरूर लिखवा लें, हम्म। अब जबकि मीटिंग हो तो ये बात बहुत क्लियर कर लें कि ये हमारी हुकूमत का पैगाम है। आप हुकूमतों की बात मानते हैं ना आईसीसी, क्योंकि आगे जे शाह आ रहा है आईसीसी का सरबराह, इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। जी। और बीसीसीआई बहादुर, वो अब तो पहले ऑलरेडी तो अभी बीसीसीआई आईसीसी की मीटिंग के लिए पहुंच भी चुके हैं दुबई में, और मेरा ख्याल है चीज़ें उन्होंने अभी से ही गवर्न करना शुरू कर दी हैं। नसीब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और मेरा मानना ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट को, पीसीबी को और हमारी गवर्नमेंट को अब एक दफ़ा स्टैंड लेना लाइन पड़ेगा, ड्रॉ करनी पड़ेगी। नहीं तो अनफॉर्चुनेटली ये इस तरह ही, जिस तरह हमेशा हम झुकते हैं, बड़ापन होने का चलें, सबूत भी देते हैं, तो दूसरी तरफ से कभी ये ऐसा जेस्चर हमें देखने को नहीं मिलेगा। नसीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको दोबारा ज़हमत देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।